नमस्कार दोस्तों, महादेव लॉ क्लास का स्वागत है। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदू विधि का जो सब्जेक्ट है उसकी हमने पिछली वीडियो के अंदर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी। अब हम इस वीडियो के अंदर हिंदू विधि की सेकंड यूनिट करने जा रहे हैं। इसके अंदर एक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं सेकंड यूनिट के अंदर, जिनको हम अच्छे से कवर करेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक वैलिड हिंदू मैरिज की क्या क्या शर्तें हैं वो आपको बतानी है। तो आपके लिए जो धारा 5 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा 5 है उसके अंदर 5 प्रकार की शर्तें दी हुई है, वो पांचों के पांचों आपको याद रखनी है। सीरीज़ के अंदर थोड़ी सी जो भाषा है वो थोड़ी सी कठिन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा के अंदर बताने का प्रयत्न करूँगा। आपको याद रखना है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंदर वैलिड मैरिज वैध विवाह की शर्तें दी हुई है, जिसके अंदर जो पहली शर्त है वो ये है कि एक पत्नी तव यानी कि मोनोगैमी होनी चाहिए। विवाह के समय पति या पत्नी किसी का भी जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि जब किसी पुरुष और स्त्री का विवाह हो तो वो पहले से किसी अन्य के साथ में मैरिड ना हो, यानी कि पत्नी का कोई पति ना हो और पति का कोई अन्य पत्नी ना हो। मतलब दोनों सिंगल होने चाहिए, ठीक है। पति या पत्नी नहीं होना चाहिए दोनों के कोई भी। उसके बाद में जो सेकंड शर्त है वो ये कह रही है कि मानसिक क्षमता, मतलब कि उन दोनों की जो दिमाग की क्षमता है वो एकदम सही होनी चाहिए। वो पागलपन नहीं होना चाहिए, विकृत चित्त या फिर मानसिक विकास से पीड़ित नहीं होना चाहिए। उन दोनों का जो माइंड है वो एकदम स्वस्थ होना चाहिए, तो पागल नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये शर्त है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों व्यक्ति विवाह की प्रकृति और विवाह के जो दायित्व होते हैं उनको समझने के लिए सक्षम होने चाहिए। यदि कोई पागल या फिर मानसिक विकार या फिर कोई असमर्थता से अगर कोई दोनों में से कोई ग्रसित है तो वो विवाह वैध नहीं माना जाएगा। उसके बाद में जो तीसरी शर्त है वो है आयु, जिसके अंतर्गत जो वर है उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और जो वधु है उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो ये जो मैरिज है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। यदि आयु की ये शर्त पूरी नहीं होती है तो फिर विवाह शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो अपराध ये दंडनीय माना जाता है। अगर कोई 18 या 21 वर्ष से कोई स्त्री पुरुष शादी करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगी मैरिज, वो दंडनीय होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपनी शर्त है वो है चौथी। कौन सी शर्त है? वो है निषिद्ध संबंधों की मनाही। मतलब ये है कि जो विवाह करने वाले पक्षकार है वो आपस में निषिद्ध संबंध के अंदर नहीं होने चाहिए। जैसे कि वो आपस के अंदर भाई बहन नहीं होने चाहिए, चाचा भतीजी नहीं होनी चाहिए, मामा भांजी नहीं होनी चाहिए। जो इस प्रकार के जो संबंध है ना वो उन दोनों के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर उन दोनों के अंदर ऐसी अगर नातेदारी है, अगर चाचा भतीजी मामा भांजी अगर इनके अंदर ऐसा कोई रिलेशन है तो उस मैरिज को वैलिड नहीं माना जाएगा, वो वॉइड हो जाएगी। उसके बाद में जो पांचवी अपनी नेक्स्ट लास्ट शर्त है वो ये है कि सपिंडा संबंधों की मनाही है। मतलब कहने का ये है कि विवाह करने वाले जो पक्षकार है वो आपस में सपिंडा संबंधी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो सपिंडा का अर्थ क्या होता है? रकत संबंध की एक सीमा, अर्थात जो लड़का है उसके पक्ष के अंदर 5वीं पीढ़ी तक, मतलब जो लड़का है उसकी 5वीं पीढ़ी तक कोई भी किसी से वो शादी नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो जो लड़का है वो अपनी 5वीं पीढ़ी तक किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, और जो लड़की है वो अपनी तीसरी पीढ़ी तक शादी नहीं कर सकती। मतलब ये है कि यदि ये जो संबंध है और जो रीति रिवाज है इसकी अनुमति नहीं देते। समझ गए आप? मतलब जो लड़के की 5वीं पीढ़ी और लड़की की तीसरी पीढ़ी है ना, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो अपने हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है वो इस चीज़ की अनुमति नहीं देते। अगर उनकी अगर कास्ट भी सेम है ना, लेकिन वो 5 पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन उनकी कास्ट सेम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उनके अगर गोत्र सेम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो 5वीं पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं ना तो फिर ये वैलिड नहीं माना जाएगा। मान लीजिए अगर लड़के और लड़की के अगर कोई भी गोत्र अगर कहीं भी सेम पाई जाती है,
शर्त ये है कि वो 5वीं पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज़ वो कहीं भी हो सकते हैं तो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में इसके लिए एक केस भी दिया हुआ है, नीतू ग्रोवर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर ये कहा है कि धारा 5 के अंदर जो भी शर्तें दी है, अगर उसके अंदर विधि मान्य शर्तें के लिए सैपिन संबंधों वाली शर्त संवैधानिक और विधि मान्य है, मतलब ये होनी ही चाहिए, ऐसे अपने चुनौती नहीं दे सकते। 5वीं पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, लड़के के संदर्भ में 5वीं पीढ़ी होनी चाहिए और लड़की के संदर्भ में तीसरी पीढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो कौन सा है, हिंदू विवाह का स्वरूप क्या है और इसकी आवश्यक शर्तें क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर वाले क्वेश्चन के बिल्कुल सेम है, इसका सिर्फ क्वेश्चन इसने चेंज किया है, बाकी इसका जो मटेरियल है ना, वो जो ऊपर 20 नंबर क्वेश्चन किया है ना अपना, उसके एकदम सेम है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको वो सेम इसके अंदर लिखना है, क्योंकि इसने देखो लिखा है ना आवश्यक शर्तें, तो आपको स्वरूप बताना है। तो स्वरूप आपको ये बताना है कि आजकल जो हिंदू विवाह है ना, वो ना तो एक कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही एक संस्कार है, मतलब दोनों का मिक्स हो गया, ठीक है ना। बस ये इसका स्वरूप है और इसका कोई स्वरूप नहीं है, ठीक है ना। लेकिन देखो इस पहले क्या माना जाता था कि विवाह से स्त्री पुरुष धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए एक साथ बंधते थे, ठीक है। और ये पवित्र बंधन केवल इस जीवन तक ही नहीं बल्कि आगामी जन्मों तक, मतलब जन्मों जन्मों का संबंध बताया गया है। लेकिन क्या हुआ, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बाद में संस्कार प्लस में कॉन्ट्रैक्ट दोनों को जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो ये 1955 की बात है। और सरल शब्दों में अगर मैं यूं कहूं तो हिंदू विवाह एक पवित्र सामाजिक संस्था है जो अब कानूनी रूप से भी नियंत्रित होती है, मतलब इसके अंदर ये कानून आ गया तो इसकी भी शर्तें होनी चाहिए, ठीक है। आगे जो अपना 22वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, शून्य और शून्यकरणीय विवाह का क्या अर्थ है, मतलब कब जो मैरिज है वो वॉइड होगी, शून्य होगी, और कब जो मैरिज है वो वॉइडेबल होगी। तो इसके लिए आपके पास 3-4 पॉइंट है वो आपको याद करने होंगे। जैसा कि आपको पता है जो धारा 5 के अंदर विवाह की शर्तें दी हुई है, अगर उनको फॉलो नहीं करता है, अगर कोई बंदा या कोई व्यक्ति उन 5 शर्तों का अनुसरण नहीं करता है, उनको तोड़ता है, तो वो विवाह क्या है, शून्य हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो शून्य विवाह है वॉइड मैरिज है वो धारा 11 के अंदर दी हुई है। शून्य विवाह का मतलब है कि वह विवाह शुरू से ही अवैध है, मतलब गैर कानूनी है, इनलीगल है, यानी कि ऐसा विवाह कानून की नज़र में कभी हुआ ही नहीं माना जाता है। मतलब जो विवाह शून्य है, जो कानून की नज़र में ऐसा माना जाएगा कि इन दोनों की मैरिज हुई ही नहीं है। अगर कोई लड़का 18-21 साल से पहले और लड़की 18 साल से पहले अगर शादी कर लेती है तो कानून ये मानता है कि उन्होंने कभी शादी की ही नहीं है, मतलब कानून की नज़र में वो विवाह माना ही नहीं जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसमें पति और पत्नी के अधिकार और कर्तव्य कोई भी उत्पन्न नहीं होगा, मतलब कि वो ये दोनों आपस में ये नहीं कह सकते कि ये मेरा पति है ये मैं इसकी पत्नी हूँ, तो ये नहीं कह सकते, तो उसको क्या कहते हैं, शून्य विवाह कहते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यदि पति या पत्नी में से किसी के भी कोई विवाहित पति या पत्नी है पहले से, तो अगर वो दोबारा मैरिज करते हैं तो वो शून्य माना जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी शर्त ये या फिर दूसरा उदाहरण ये है कि उनका विवाह जो निषिद्ध संबंध में हुआ है, जो आपने बताया ना पहले चाचा भतीजी मामा भांजी, अगर ऐसे रिलेशन के अंदर उनका विवाह हुआ है तो वो शून्य माना जाएगा। अगर विवाह सपिंडा संबंध में हुआ है यानी बिना प्रथा की अनुमति के हुआ है तो भी वो शून्य ही माना जाएगा। इसे कोई भी पक्ष अदालत में जाकर ये नहीं कह सकता कि हमारा विवाह वैलिड कर दो, वो इनवैलिड ही माना जाएगा। उसके बाद में शून्यकरणीय विवाह क्या होता है, शून्यकरणीय विवाह का जो प्रावधान है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर इसका मतलब शून्यकरणीय विवाह किसे कहेंगे, छोटी सी बात है, शून्यकरणीय विवाह शुरू से ही वैध माना जाता है, लेकिन किसी कारण से कोई पक्ष चाहे तो इसे अदालत से निरस्त करवा सकता है। जो शून्यकरणीय विवाह है वो शुरू से वैध माना जाता है, मतलब ऐसा विवाह जो है तो एकदम सही, लेकिन अपने चाहें तो उसको अवैध यानी कि निरस्त यानी कि डिवोर्स दिलवा सकते हैं। इसका उदाहरण अगर आप समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यदि किसी पक्ष की जो सहमति है बल धोखा या दबाव से ली गई है
मतलब जो विवाह करते हैं ना, तो विवाह करने के लिए दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। मतलब किसी भी पक्षकार को दबाव में लाकर या फिर धोखा देके या फिर ज़बरदस्ती उससे शादी नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जाता है तो वो जो पक्षकार है वो कोर्ट के अंदर जाकर उस विवाह का निरस्त करवा सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं शून्यकरणीय विवाह। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, यदि विवाह के समय पति या पत्नी में कोई मानसिक रोगी या असमर्थ हो। मतलब ये है कहने का कि जब विवाह हुआ था तब पत्नी और या पत्नी दोनों में से कोई भी बंदा मानसिक रोगी है, ठीक है, और बाद में जब वह मैरिज होने के बाद में वो एकदम स्वस्थ हो जाता है और उसको पता चलता है कि हाँ मेरी तो मैरिज हो गई, तो वो अदालत के अंदर जाके व्यक्ति पक्षकार उस मैरिज को निरस्त करवा सकते हैं। ठीक है, तीसरा उदाहरण सुनिए, यदि पति पत्नी में से कोई शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो, मतलब उसको पता नहीं है, ठीक है, वो शारीरिक रूप से असक्षम है, ठीक है, तो वो भी जो विवाह है वो निरस्त करवा सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क समझिए। शून्य विवाह किसे कहेंगे, जो कानून की नज़र में बिल्कुल ही अवैध है, ठीक है, और शून्यकरणीय विवाह उसे कहेंगे जो कानून की नज़र में वैध तो है लेकिन पक्षकार चाहे तो उसको निरस्त करवा सकता है। दोनों में सिर्फ यही अंतर है। ठीक है, उसके बाद में अपने चलते हैं शून्य और शून्यकरणीय विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो अपने अभी प्रश्न पढ़ा है उसी का ये उत्तर है। मतलब आपके यहाँ पे इस सीरीज़ के अंदर 2 क्वेश्चन 2 बार दे दिए, ये जो सेम ही क्वेश्चन है ये 2 बार दे दिए। ठीक है, ये छोटी सी टेबल, इसमें इसने टेबल बना दी और इसने एक्सप्लेन करके बता दिया। तो अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो, बाकी दोनों चीज़ एक ही है। उसके बाद में अपने करते हैं 24वां क्वेश्चन, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना का वैवाहिक अनुतोष क्या है। ठीक है, मतलब क्या है इसका वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। पति और पत्नी दोनों का क्या कर्तव्य है कि वे दोनों साथ साथ रहे और एक दूसरे के प्रति साहचर्य प्रदान करें। ठीक है, अब इसके अंदर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में क्या प्रावधान है, आपको बताना है कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कैसे होगी। तो ये जो प्रावधान है ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा 9 है उसके अंदर दिया गया है। क्या दिया गया है, इसके अंदर ये कहा गया है कि यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी बिना उचित कारण के दूसरे को छोड़कर अलग रहने लगे, मतलब कि पति और पत्नी कोई भी बिना कारण के अलग रहने लग जाए, तो पीड़ित पक्षकार जो भी, मतलब अगर पति को पत्नी छोड़ के गई है या फिर पत्नी को पति छोड़ के गया है, तो जिसको जो छोड़ के गया है वो पीड़ित पक्षकार होगा। तो जो पीड़ित पक्षकार है वो अदालत से ये डिक्री ले सकता है कि दूसरा पक्षकार फिर से वैवाहिक दायित्वों का पालन करे। मतलब ये है कि जो पीड़ित पक्षकार होता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, अगर एक पति है वो पत्नी को छोड़ देता है तो पत्नी जाएगी कोर्ट और ये बोलेगी कि भाई मेरा पति बिना कोई कारण के मेरे को छोड़ के चला गया है। तो फिर जो कोर्ट है वो पति को एक डिक्री आदेश देगी कि आप वापस फिर से वैवाहिक दायित्वों का पालन कीजिए। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, इसे वैवाहिक अनुतोष कहा जाता है। ठीक है, सरल भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि यदि पति पत्नी में से एक साथी बिना कोई कारण छोड़ के चला जाता है तो दूसरा अदालत से आदेश ले सकता है कि वह वापस साथ रहे। बस मोटी मोटी कहानी यही है इसके बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में इसने क्या कहा है, उपरोक्त व्यवस्था से दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना की डिक्री पारित करने के लिए निम्न 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। 3 शर्तें कौन कौन सी है, यह है कि प्रत्यार्थी यानी उत्तरवादी ने याचिका दाता को बिना किसी युक्त कारण के सहवास के से वंचित कर दिया, मतलब कि दोनों बिना कोई कारण के दोनों अलग अलग रह रहे हैं, उनके बीच में कोई सहवास नहीं हो रहा, इंटरकोर्स नहीं हो रहा, तो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। ठीक है, न्यायालय याचिका के कथित कथनों की सत्यता के बारे में संतुष्ट हो, तो जो न्यायालय है वो हाँ भाई मान ऐसे संतुष्ट होना चाहिए कि यहाँ ये जो पक्षकार कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है कि ऐसा कोई वैध आधार नहीं हो जिस पर दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापना के अनुसार उसको स्वीकार नहीं किया जा सके। मतलब ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जिससे दाम्पत्य अधिकार उनका जो प्रतिस्थापना है, उनका जो दोबारा मेल मिलाप है, मिलन है, वो स्वीकार नहीं किया जाए, ऐसा कोई वैध आधार नहीं हो। ठीक है,
उसके बाद में आपको बताते हैं। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण वाद भी आया है, इसके अंदर नहीं दिया हुआ लेकिन मेरे को पता है। सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा, 1984 का ये एक वाद है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 9 को वैध ठहराया और ये कहा है कि विवाह संस्था को बचाने के लिए है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन नहीं करता है। तो जो अब देखो अनुच्छेद 14 क्या है और 21 क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार हैं दोनों ही, ठीक है। मूल अधिकार है संविधान के भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। तो जो कोर्ट है उसने ये कहा है कि धारा जो 9 है, हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा 9 है वो एकदम वैध है। अगर कोई बंदा ये कहे कि मेरे को तो जीवन जीने का अधिकार है, मैं अपनी मर्जी से गया हूँ, मेरे को स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, तो कोर्ट ने कहा है कि अगर आपका ये अधिकार है तो ठीक बात है, लेकिन आपको इस धारा का पालन करना होगा, ठीक है। इसके बाद में अपना 25वां क्वेश्चन आता है, विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के मान्य अधिकारों की विवेचना कीजिए। मतलब कि जो बंदा है वो तलाक कैसे ले सकते हैं, आपको बस इतना ही बताना है, ठीक है। तो तलाक कैसे ले सकते हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी दिया है कि हिंदू पत्नी अपने पति के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिग्री कैसे प्राप्त कर सकती है। तो इसके अंदर एक के अंदर ही 2 क्वेश्चन दे दिए इसने। हाँ, तो सामान्य आधार है इसका। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसकी जो धारा 13 और उपधारा 1 के अंदर उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिन पर पति एवं पत्नी दोनों में से किसी के भी द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। मतलब ये जो 2 शर्तें हैं, इनके अंदर कोई भी पत्नी या कोई भी पति तलाक की अर्जी दायर कर सकता है, ठीक है। पहला कारण कौन सा है, जब दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के साथ में मैथुन किया, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। दोनों का, पति और पत्नी का दोनों का विवाह हो गया, लेकिन उन्होंने आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स न करके किसी अन्य तीसरे के साथ या तो पति ने किया या फिर पत्नी ने किया, तो दोनों में से कोई भी तलाक ले सकता है। दूसरा आधार क्या है, जब दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ में अगर उसने क्रूरता की है, क्रूरता मतलब मार पीट या फिर उसका शोषण किया है ना, तो भी दोनों के अंदर कोई भी तलाक की मांग कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर अपने 2 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। एक तो है सामान्य ग्राउंड्स, जनरल ग्राउंड जिसको बोलते हैं सामान्य आधार, और एक होता है विशेष अधिकार। सामान्य अधिकार के अंदर जिन पर पति या पत्नी कोई भी विवाह विच्छेद की डिग्री ले सकता है, ये जो अपने दोनों पढ़ा है ये है सामान्य अधिकार। इनके अंदर पति और पत्नी कोई भी वो तलाक की डिग्री ले सकता है। और दूसरा है विशेष अधिकार, उसके अंदर केवल पत्नी को दिए जाते हैं ताकि वह पति के विरुद्ध तलाक की मांग कर सकते हैं। आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर इसने 2 प्रश्न पूछे हैं। एक तो पूछा है कि विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने मान्य आधार, मतलब ये तो जनरल आधार पूछे हैं इसने, जनरल ग्राउंड जिसके अंदर पति और पत्नी दोनों तलाक ले सकते हैं। और दूसरे के अंदर पूछा है केवल और केवल पत्नी तलाक लेनी चाहिए। तो दोनों को अपने पढ़ेंगे। पहला जनरल हमने पढ़ लिया, इसके बाद में इसके और भी पॉइंट है ना। हाँ, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि जब दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अवैध पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक निरंतर कालावधि अर्जीदार को अभिव्यक्ति यानी डिजर्ट में रखा है, मतलब कि बिना उचित कारण के कम से कम 2 वर्ष तक दोनों ने आपस में त्याग कर दिया। मतलब कि 2 वर्ष तक या तो पति पत्नी के साथ नहीं रह रहा या फिर पत्नी पति के साथ नहीं रही, ठीक है, बिना कोई कारण के, तो दोनों आपस में कर सकते हैं। चौथा कारण क्या है कि किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, ठीक है, तो भी तलाक ले सकते हैं। 5वां है कि कोई असाध्य मानसिक विकार से ग्रसित हो, मतलब कोई मानसिक रोग हो गया दोनों में से किसी को, तो भी दोनों तलाक ले सकते हैं। और चौथा ये कौन सा, छठा है कुष्ठ रोग, अगर उनको कोई संक्रामक रोग एड्स वगैरह हो गया तो दोनों भी कोई भी तलाक ले सकता है दोनों में से। और 7वां कौन सा है, हाँ ये रोग वाला आ गया। 8वां है अगर वो क्या कर लेता है, संन्यास धारण कर लेता है, अगर वो सन्यासी बन जाता है तो भी दोनों में से कोई भी तलाक ले सकते हैं। और आगे नेक्स्ट कौन सा है, जीवित न होने का अनुमान, अगर 7 वर्षों तक लगातार अनुपस्थिति हो और जीवित होने का समाचार नहीं प्राप्त होता हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी एक गुम हो गया और 7 वर्षों तक दोनों में से किसी का अता पता भी नहीं है, ठीक है,
दोनों में से कोई भी पक्षकार गुम हो गया या कहीं खो गया और किसी को 7 वर्ष तक, लगातार 7 वर्ष तक अगर उसका अता पता नहीं है तो भी वो तलाक ले सकती है। ठीक है, इसके बाद में हाँ, अब अपने पढ़ते हैं कि ऐसे अधिकार जिसके अंदर केवल पत्नी ही तलाक ले सकती है, वो जो हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा 13 है और उपधारा 2 के अंदर उसका प्रावधान दिया गया है, जिसके अंदर केवल पत्नी ही तलाक ले सकती है। तो वो कौन कौन से अधिकार हैं? पत्नी को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं ताकि वह पत्नी के विरुद्ध तलाक की मांग कर सके, इसलिए ये विशेष अधिकार दिए गए हैं। अगर पहला कौन सा है कि अगर पति के विवाह से पूर्व दूसरी पत्नी का होना, यदि पति का विवाह के समय दूसरी पत्नी जीवित है तो पत्नी तलाक ले सकती है। अगर कोई विवाह से पहले अगर पति की ऑलरेडी पहले किसी लड़की से शादी हो चुकी है तो वो पत्नी है वो तलाक ले सकती है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है पति पर बलात्कार या फिर ऐसा कोई सोडोमी या बेस्टियालिटी का जो केस है ना, जो गंभीर अपराध है, जिसके अंदर ये देखो इसने लिखा है कि जब विवाह के अनुष्ठान के पश्चात पति रैप के या फिर गुदा मैथुन या फिर पशुगमन, इन तीनों में से कोई अगर अपराध का दोषी पाया जाता है ना तो भी पत्नी तलाक ले सकती है। ठीक है, अगर पति पर बलात्कार का केस है तो पत्नी तलाक ले सकती है। फिर उसके बाद में आपका आता है, हाँ ये इजी है, ये याद कीजिए आप, पति द्वारा पत्नी को 15 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह के लिए विवश करना और 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसने विवाह अस्वीकार कर दिया हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब पति है वो पत्नी को 15 वर्ष से पहले ये बोले दोनों की शादी हो जाए, ठीक है, और जैसे ही वो पत्नी 18 साल की होए तो पत्नी कह देगी कि मैं ये शादी नहीं मानूंगी, तो उन दोनों का ऑलरेडी तलाक हो जाएगा। इसमें ये पत्नी के कहने से होगा, मतलब जैसे पत्नी 18 साल की होगी मतलब वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब ये माना जाएगा कि जो बाल्यावस्था के अंदर उसने बहला फुसला के शादी कर ली थी और वो 18 वर्ष के अंदर जब अपने फैसले खुद लेने वाली मैच्योर हुई तब उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत बंदे से शादी कर ली, तो जो पत्नी है वो इस विवाह को निरस्त कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में पत्नी द्वारा विवाह के बाद पत्नी का परित्याग कर देने पर या फिर पत्नी को छोड़ देना, तो दोनों के अंदर तलाक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको 26वां क्वेश्चन आता है कि पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद क्या है। पारस्परिक सहमति के मतलब दोनों के अंदर सहमति अनुमति के आधार पर अगर कोई विवाह विच्छेद करते हैं तो वो कैसे होगा। तो ये आपको याद रखना है कि 1955 हिंदू विवाह अधिनियम की 1955 की जो धारा है वो 13 के अंदर है। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया? हिंदू विवाह संशोधन जब 1976 के अंदर संशोधन हुआ तब उसके अंदर ये 13 ख धारा जोड़ी गई थी, जिसको पारस्परिक सहमति यानी कि म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर तलाक की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है? पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जब पति और पत्नी दोनों ये समझ ले कि वे अब एक साथ पति पत्नी का जीवन नहीं जी सकते, तो वे आपस में यानी कि सेल्फ अनुमति से, तो एक दूसरे की सहमति से वो क्या है, अदालत के अंदर तलाक की अर्जी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में अगर झगड़ा नहीं हो रहा हो, मतलब ये चाहते हैं, ये सेक्शन इसलिए बना है कि उन दोनों के अंदर झगड़ा न हो। अगर कोई पति पत्नी तलाक लेना चाहता है तो वो आराम से तलाक ले सकता है। ठीक है, बस सीधी सी मोटी मोटी बात यही है। अब इसके लिए शर्तें कौन कौन सी है? शर्तें इसके अंदर ये है कि पति और पत्नी कम से कम 1 वर्ष तक अलग रह चुके हो। ठीक है, अगर वो तलाक लेना चाहते हैं आपसी सहमति से तो ये ज़रूरी है कि वो दोनों 1 वर्ष तक एक साथ न रहे हो। ठीक है, दूसरा कौन से है? दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हो कि वे अब एक साथ नहीं रह सकते और दोनों ने स्वेच्छा से और अपनी स्वतंत्र इच्छा से सहमति दी है, कोई भी दबाव या धोखा नहीं होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो प्रक्रिया के लिए पति और पत्नी दोनों इकट्ठे होकर अदालत के अंदर एक याचिका दायर करेंगे। ठीक है, और याचिका दायर करने के बाद में अदालत कोर्ट जो है उन दोनों को 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड देगी, मतलब कि कोर्ट 6 महीने का टाइम देगी कि हो सकता है अगर दोनों एक साथ रहे
तो हो सकता है उन दोनों का मेल मिलाप दोबारा संभव हो, तो इसलिए वो 6 महीने का कोर्ट टाइम देती है। इसके बाद में यदि इस अवधि के बाद में दोनों अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं, मतलब दोनों यही चाहते हैं कि नहीं तलाक ही लेना है, तो 6 महीने के बाद में उनको तलाक मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अच्छा कंप्लीट ही हो गया। तो कल अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिट नंबर जो तीसरी है वो करेंगे हिंदू विधि अधिनियम 1955 की जो यूनिट नंबर तीसरी है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और धन्यवाद।